हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज़ फ्रिक्शन। ये बेसिकली इसको एनएलएम में ही कंसिडर करते हैं बिकॉज ये उसी का पार्ट है। सारा चीज़ एनएलएम कराएगा बट फ्रिक्शन का कब कैसे कितना मैग्नीट्यूड का लगाना है वो बस एक्स्ट्रा एक हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे ये ब्लॉक है और ये ग्राउंड है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये ब्लॉक को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे ना तो व्हाट विल हैपन ना कि ये रफनेस होगा। यहाँ पे ये रफनेस है, रफनेस के कारण क्या होगा, इनके बीच बॉन्डिंग आ जाएगा, ये बॉन्ड्स बनेगा बिकॉज ऑब्वियसली इसमें भी मॉलिक्यूल है, इसमें मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारा बॉन्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा। और इस बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, ये और ये जब भी आप इधर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉन्डिंग क्या करेगा, उस फोर्स को अपोज करेगा। अगर वो बॉन्डिंग ना रहे तो किसी भी फोर्स पे आप इसको स्लाइड करवा दो, बट ड्यू टू दैट बॉन्डिंग व्हाट विल हैपन ना कि ये फ्रिक्शनल फोर्स की तरह इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं। ये जो अपोजिंग फोर्स है ना दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो, ये कोई ब्लॉक है, इसको जस्ट स्लाइड करवाना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बॉन्डिंग, जैसे मान लो आपके घर का टेबल हो गया, कोई अलमीरा हो गया जो कि बहुत भारी है, बहुत दिन से उस एक फ्लोर पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, बॉन्डिंग बन जाता है। वो केमिकल बॉन्डिंग आप बोल सकते हो रफनेस के कारण। तो इफ़ यू अप्लाई द फोर्स ना तो दैट बॉन्डिंग विल ट्राई टू अपोज दिस फोर्स। तो इसको स्लाइड करवाने के लिए क्या आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो तो वो फोर्स जा कर आ रहा है, वो फोर्स जा रहा है इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने में। बट एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स पे क्या हो जाएगा, ये सारा बॉन्डिंग ब्रेक होगा और ये इधर स्लाइड करेगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू कि उतना फोर्स से कम में भी हम उसको स्लाइड करवा सकते हैं। अगर एक बार वो वहाँ से हिल गया, इसका मतलब सारा नीचे का बॉन्डिंग टूट चुका है। उसके बाद क्या होगा, वो टेम्पररी यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा होगा फ्लोर के साथ, रफनेस के कारण। तो अब जो फोर्स लगेगा उसको स्लाइड करवा के ले जाने में, कंटिन्यूस मूव कराने में, वो फोर्स जो होगा वो कम होगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम में जो उसको स्लाइड करवाने में फोर्स लगता है ना दैट इज मोर, और एक बार बॉडी मूव करना स्टार्ट किया तो उसके बाद उसको मूव करने के लिए, स्लाइड करवाने के लिए कंटिन्यूस, वी नीड लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। इसको लिख लो सारी चीज को। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स का मेन एम क्या होता है कि रिलेटिव मोशन को वो अपोज करता है। ठीक है, मतलब अगर बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन और सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन, मतलब एक 2 से जा रहा है, एक 3 से जा रहा है एक दूसरे के ऊपर में, तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल आ जाएगा। बट इफ बोथ आर मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे स्लाइडिंग, जब जब स्लाइडिंग होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अगर हम देखना चाहते हैं, जनरली क्या होता है ना कि जैसे मान लो ये 4 बुक है, 1 2 3 4, और अब 2 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि 2 के साथ साथ ये ऊपर वाला दोनों भी साथ में आता है। ठीक है, और जनरली अगर आप फोर्स लगाएं तो नीचे वाला को एक्चुअली में यहाँ पे नॉर्मल ज़्यादा है, तो इस नॉर्मल वो देखेंगे वो क्या होता है। देखो इस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो सोचो 2 जो है वो आगे स्लिप करना चाह रहा है ना, तो 1 जो है वो 2 पे किधर फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड, क्योंकि 1 क्या चाहेगा कि 2 वहीं पे रहे, तो इट विल ट्राई टू पुल। तो ये यहाँ पे इधर फोर्स लगाया, और 2 क्या चाहेगा, 2 पे तो हम फोर्स लगाया खींच रहे हैं ना, तो 2 क्या चाहेगा कि अपने साथ साथ वो जिसके कांटेक्ट में उसको भी लेके चल रहा है, क्योंकि इस यहाँ का भी फ्रिक्शन भी तो यही चाह रहा है ना। 1 चाह रहा है 2 को रोकना, 2 चाह रहा है 1 को लेके जाना, तो 1 जो है वो 2 पे लेफ्ट में लगाया, 2 जो है 1 पे आगे लगा दिया। ये क्लियर। अच्छा, 3 2 में भी तो सेम चीज हो रहा होगा ना, 3 रोकना चाहा, 2 जो चाहा कि 3 को भी साथ में ले जाए, तो ये फोर्स लग गया कि F/2 ड्यू टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, F/2 3 अगर लिखा हुआ इसका मतलब F फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो ये सारा क्लियर है। अब देखो 3 पे आगे लग जाएगा 2 जो लगाएगा। अब यहाँ तक ये तीनों का तो समझ आया। अब 4 का क्या होगा, अब देखो 3 आगे जाना चाह रहा है, तो 4 क्या चाहेगा, 4 चाहेगा 3 को रोकना, तो 4 जो है वो 3 को रोकना चाहा, तो 3 पे जो फोर्स लगाया वो पीछे लगा दिया। देखो F3 4 ये। अच्छा, अगर 3 पे 4 पीछे लगाया तो 4 पे 3 किधर लगाएगा, आगे F4 3। तो ये डायरेक्शन हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स का एक चीज याद रखना कि ऑलवेज ये पेयर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब अगर लग रहा है तो 2 बॉडीज पे लगेगा और डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होगा। ये जो पॉइंट है ये लिख लो, पेयर में लगेगा, 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा और डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होगा उन दोनों फ्रिक्शनल फोर्स का। देखो ये था ना, F21 पीछे लगा, इसका ही ड्रॉ करेंगे, ये F23 इधर। अच्छा, इसका ये चीज़ याद रखना कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होता है, सेम चीज़ वही है। इसको देख लो, इसको आप लोग खुद से ट्राई करो, अगर हम इसको फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लग रहा होगा। देखो M पे ग्राउंड की तरह, M आगे जाना चाह रहा है तो ग्राउंड इसको पीछे लगाया, स्मॉल m
ये भी पीछे, क्योंकि स्मॉल एम तो वहीं रहना चाह रहा है ना, तो वो भी चाहेगा कि कैपिटल एम भी वहीं रहे, तो उस पर पीछे फोर्स लगाया। अच्छा, कैपिटल एम पे ये अगर पीछे लगा तो कैपिटल एम इस पे आगे लगा देगा। ये देखो, ये 1 2 3 ऐसा करके इस पे अगर हम फोर्स आगे लगाएं तो ग्राउंड जो है वो 3 पे पीछे लगाया, 2 जो है वो भी 3 पे पीछे लगाया, 3 जो है वो 2 पे आगे लगा देगा, बिकॉज 3 चाहेगा कि 2 को लेके चले। अच्छा, 2 आगे जाना चाहेगा तो 1 क्या करेगा, पीछे लगाएगा, और 1 अगर इस पे पीछे लगाए तो ये जो है 1 पे आगे लगा देगा। तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लॉस देख लो, इंपॉर्टेंट लॉस। पहला कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, मतलब अगर एक ब्लॉक है ऐसा करके, उसको हम ऐसा रख दें या ऐसा रख दें, फोर्स सेम लगेगा। यहाँ पे देखो ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में है ना, अगर इसको आप क्यूबाइड मानोगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, बट इट स्टिल अप्लाई द सेम फ्रिक्शनल फोर्स, इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड, ये फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मतलब अगर दो बॉडी है, मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड, 2 हो, 20 हो, 100 हो, सेम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल मैं लिया हूँ, जैसे टीवी का रिमोट अगर टेबल पे रखा हुआ है तो आपको स्लाइड देखो, पहला इसमें फोर्स लगाना, और एक बार रिवर्स करके जब बटन्स इसके कांटेक्ट में होगा, किस में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, F2। क्यों? इसका आंसर है नेचर, कि वो बटन का जो मटेरियल है ना उसका और टेबल का मटेरियल, उन दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, और इसका जो ये जो भी पॉलीमर होगा और ये टेबल, इनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। दैट इज द ओनली रीजन वी कैन से अप टू दिस लेवल। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे mg, यहाँ पे n, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे लग सकता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा, और यहाँ पे जो इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये जो आता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, अगर नहीं भी गिवन है तो कोई दूसरा डेटा गिवन रहेगा जिससे आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ पे आप लोग बिल्कुल स्टार मार के लिखो कि म्यू एन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इट इज नॉट ऑलवेज वी कैन से कि necessary that this frictional force will always act, whatever is the requirement the same frictional force will act। अगर सपोज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन है और रिक्वायरमेंट हमको 4 का है तो ओनली 4 विल एक्ट ना। ये याद रखना, बहुत बच्चे डायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू एन कर देते हैं, फ्री बॉडी बनाते हैं, और कुछ ऐसा आ जाता है जो पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्या मैं बोल रहा हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो ना, कि जैसे मान लो यहाँ पे 3 बॉडीज ऐसा करके, यहाँ का इन दोनों के बीच नॉर्मल n1, इनके बीच n2, इनके बीच n3, तो यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स कौन से नॉर्मल पे डिपेंड करेगा? देखो, इस यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो ग्राउंड और इस ब्लॉक में लगेगा, तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन फोर्स है n1 उस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है म्यू n1 इस जगह का। यहाँ का क्या हो जाएगा, म्यू n2। अच्छा, म्यू भी अलग अलग होगा तो अलग, जैसे मान लो यहाँ पे म्यू 1 है तो म्यू 1 n1, यहाँ का फ्रिक्शन म्यू 2 है तो म्यू 2 n2, म्यू 3 n3। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, आप इसको बिल्कुल याद रखो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, एक और पॉइंट, कि अगर नॉर्मल, जैसे ब्लॉक ऐसा रखा हुआ तो नॉर्मल क्या हुआ, वर्टिकल है, और यहाँ पे mg है, तो फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल लगेगा। नॉर्मल और फ्रिक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। अच्छा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अगर ऐसा बॉडी है जैसे वॉल के कांटेक्ट में, मैं ऐसा करके फोर्स लगाया तो इस बार नॉर्मल वॉल से ऐसा आएगा n, और फ्रिक्शन लगेगा इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, वी विल सी। अभी तो अपवर्ड ही लगेगा ना, बिकॉज ऐसा mg नीचे लग रहा है। तो देखो, नॉर्मल अगर हॉरिजॉन्टल हुआ तो फ्रिक्शन वर्टिकल हो गया, नॉर्मल वर्टिकल तो फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल, याद रखना है। इंक्लाइन प्लेन में ऐसा रहेगा, नॉर्मल ऐसा और फ्रिक्शन इधर ऊपर इधर नीचे, तो बट ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ना। अच्छा, ये जो जैसे मान लो इसमें भी देख लो, ऐसा करके बॉडीज है, एक नॉर्मल यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग सकता है वो डिपेंड करेगा इसका μ1 इंटू n1, यहाँ पे अगर n1 माने, यहाँ पे अगर n2 माने, और ये हो जाएगा μ2 n2 इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये सारा जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो 2 kg 0.3 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पहले बताओ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है, म्यू n यहाँ पे क्या हो जाएगा mg, तो 6 न्यूटन, लेकिन लग कितना रहा होगा, ये तो मैक्सिमम आया, अब मैक्सिमम जो आया लग रहा होगा, वो दोनों डिफरेंट थिंग है, तो कितना लगेगा, 0, कोई ज़रूरत ही नहीं है।
इसको अगर हम इधर से फोर्स लगाएंगे तब तो वो अपोज करेगा ना। अभी अगर मान लो 6 न्यूटन लगा तो बॉडी मान लो इधर 6 न्यूटन आप लगा दो तो 6/2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। तो ये तो मैजिक हो गया, कोई ब्लॉक रखा हुआ है इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज फ्रिक्शन इज जीरो, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे क्या है 0.4 2 न्यूटन 2 kg, तो यहाँ पे भी क्या है दिस एफ मैक्स है 8 न्यूटन, कितना लग रहा होगा 2 न्यूटन, किधर लग रहा होगा इधर ऑपोजिट, बिकॉज इसका टेंडेंसी आ गया ना, तो इट विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा कि जिधर मूव करना चाह रहा है उसका अपोजिट, एंड वैल्यू कितना होगा रिक्वायरमेंट कितने का है। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो सिंपल सा ये जो दोनों जो टर्म्स हैं, स्टैटिक मीन्स व्हाट, कि जो बॉडीज कांटेक्ट में है उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं है। ये रेस्ट पे मैं ये थोड़ा गलत, ये गलत है, इसको आप कर लो नो रिलेटिव मोशन। स्टैटिक क्या होना, मोशन में भी लग सकता है, बट जो बॉडीज कांटेक्ट में उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो अगर मान लो हम लोग इस पर फोर्स लगाएं और ये दोनों साथ में मूव कर रहा है, दिस टू आर मूविंग टुगेदर, तो यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ कि काइनेटिक हुआ, इट विल बी स्टैटिक। वाई, बिकॉज ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे स्लिप नहीं किया ना, ये जो ऐसा कॉन्टैक्ट में है तो ये स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ स्टैटिक। बट व्हाट विल द फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड दिस ब्लॉक, ये यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक, बिकॉज यहाँ पे जो बॉडीज कॉन्टैक्ट में उस पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया, बट ये दोनों क्या हो साथ में ऐसा मूव कर रहा है, तो दिस इज स्टैटिक एंड दिस इज काइनेटिक। यही था, सिंपल। अब स्टैटिक का कोफिशिएंट अलग क्वेश्चन में अगर गिवन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक का क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एन। अच्छा, इन दोनों में कौन ज्यादा होगा सोचो, याद करो। स्टैटिक क्या है रेस्ट में, तो हम किसी बॉडी को अगर हमको पुश करना था तो मैक्स ज्यादा फोर्स लग रहा था, याद है क्यों लग रहा था, क्योंकि उसका बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ रहा था, वही तो मैक्सिमम वैल्यू जो था वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक था ना। तो यहाँ पे इन दोनों में म्यू एस जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी कभी क्वेश्चन में रहेगा, बट म्यू एस कभी भी लेस देन म्यू के नहीं हो सकता है। मोशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो लेस होगा और इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर होगा। ठीक है, ये लिख लो सिंपल सा, ये करेक्ट डेफिनेशन, नो स्लाइडिंग बिटवीन दिस, बॉडी रेस्ट पे रहे या ना रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ये 5 kg म्यू एस म्यू के गिवन है, व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई दिस दिस दिस। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेसिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम म्यू एस म्यू के, ऑब्वियसली म्यू एस ग्रेटर, आप एफ एस मैक्सिमम एफ के मैक्सिमम निकालो, 0.3 इंटू एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे एन 50, ये मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक का, ये 10। अब इसको पहले ध्यान से समझो ये है क्या, कि वो ब्लॉक वहाँ रखा हुआ है, इसको इधर से जस्ट स्लाइड करवाने के लिए कितना फोर्स चाहिए 15 न्यूटन, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखो 5 लगाए ना तो 5 ये लगा सकता है, 6 6 7 7 8 8 9 10 11 में व्हाट विल हैपन, अभी तो ये रेस्ट में है ना, तो रेस्ट का मैक्सिमम वैल्यू तो 15 न्यूटन है, तो अगर हम 14 लगाए तो ये 14 लगा देगा। 15 पे व्हाट विल हैपन, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जहां 15.1 की ना ये स्लाइड कर जाएगा, और जैसे स्लाइड करेगा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। यही तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लग रहा था 15, जैसे स्लाइड किया अब स्टैटिक बोलेगा कि अब मेरा काम है ही नहीं, अब काइनेटिक यहाँ पे काम करेगा। तो स्टैटिक जब तक वो कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग नहीं था, जैसे स्लाइड किया तो एफ एस गया, एफ के आया और वो 10 न्यूटन। तो सोचो 14 न्यूटन में क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, 15 न्यूटन पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड और फ्रिक्शन भी 15 लगेगा, और उस टाइम पे फ्रिक्शन क्या होगा स्टैटिक होगा, ये दोनों में फ्रिक्शन स्टैटिक। जैसे 16 हुआ तो फ्रिक्शन क्या 15 लग रहा होगा, नहीं, बिकॉज इट विल स्लाइड, और स्लाइडिंग में एफ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा और ये एक्सेलरेट करने लगेगा 16 माइनस 10/5, नेट फोर्स क्या हुआ 16 माइनस 10 मास इज 5 1.2 से। ये क्लियर हुआ। देखो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते रहे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा कुछ देर तक तो ये मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा उतना ही, तो ये मूव नहीं किया मूव नहीं किया मूव नहीं किया, तो ऐसा करके फ्रिक्शन फोर्स, ये मैं क्या बोल रहा हूँ देखो ये है क्या, जैसे मान लो यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक जो है वो है 15, जैसे पिछला क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, और ये 10 न्यूटन, हम यहाँ पे 1 लगाएं, फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स का ऐसा ग्राफ बनाएं 1 लगाएं तो फ्रिक्शन 1,
2 लगाएं तो 2, 3, 3 लाइक दिस। कब तक? अगर हम मान लो 15 लगाएं तो 15, 16 में व्हाट विल हैपन, ये आ जाएगा 10 पे। 17 में व्हाट विल हैपन, 10। तो कुछ देर के बाद 10 तो कांस्टेंट होने वाला है, बट उससे पहले का ग्राफ क्या था, एकदम डायरेक्टली, मतलब जितना ये था उतना ही ये था, तो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे ऐसे, और ये 15 तक गया, और 15 से जस्ट आगे किए तो ये नीचे आके 10 पे आ गया। देखो 1 2 3, ये 15 तक तो गया ना। 15.1 में फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शन तो 10 आ गया ना इस एग्जांपल से। तो ये अगर मार्क मान लो 15 है तो ये हो गया 10 का, तो ऐसा के नीचे। और यही है एफ एस मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये यहाँ से काइनेटिक स्टार्ट हो रहा है। तो काइनेटिक देखो लेस देन, वही सिंपल सा ग्राफ है। ये क्या हो जाएगा, म्यू एस एम जी, म्यू के एम जी, इसके लिए। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, then this is angle of, what we can say, it is angle of friction। देखो ध्यान से, ये क्या है ना, जैसे मान लो अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये एन ऊपर, अच्छा दोनों के बीच अगर स्लाइडिंग हो गया तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम। बिकॉज स्लाइडिंग अगर हो गया तो उसका रिक्वायरमेंट से तो पार ही हो गया ना, तो फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज, तो यहाँ पे जो फोर्स लग गया दैट विल बी म्यू एन। तो इधर अब इस बॉडी का अगर हम इधर एन लगा, ये नॉर्मल फोर्स, म्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसका ये न्यू नेम क्यों आया, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स जो है ये कौन प्रोवाइड किया, ये फ्लोर दिया ये ब्लॉक को, तो वो कांटेक्ट ही हुआ ना, ये दोनों फोर्स आ रहा है कांटेक्ट के कारण, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो कांटेक्ट फोर्स होगा ना। अब लैम्डा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, दैट इज कांटेक्ट। मतलब सिंपल क्या है, नॉर्मल, कुछ तो मैं गलत लिखा हूँ, हाँ यहाँ पे होगा नॉर्मल फोर्स, इसके और इसके बीच का एंगल, नॉर्मल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, वही लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, tan लैम्डा लेंगे तो दिस बाई दिस, तो म्यू एन बाई एन, तो वी विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है ना, कि म्यू एस म्यू के कैलकुलेट द टाइम एट विच स्लिपिंग स्टार्ट्स एट टी इक्वल्स टू 2 t0, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। देखो एफ एस मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक निकाल लो, 0.2 इंटू नॉर्मल 50, 10 न्यूटन। अब इधर से 2t लगा रहे हैं ना, तो जब ये फोर्स 10 के बराबर हो जाएगा तब ये स्लिप करेगा, तो 2 t0, वो जो टाइम है वो t0 मान रहा है, तो t0 टाइम पे फोर्स क्या लग रहा है, 2 t0, 2 t0 इक्वल्स टू 10, t0 यू विल गेट 5 सेकेंड, मतलब 5th सेकेंड पे ही स्लाइड किया है। तो एट t इक्वल्स टू 2 t0, मतलब ये किस टाइम पे पूछ रहा है, जब स्लाइड किया उसका जस्ट डबल टाइम, स्लाइड t0 पे किया और ये डबल, मतलब 10 सेकेंड पे पूछ रहा है। 10 सेकेंड पे फोर्स कितना लग रहा होगा, 2 इंटू 10 मतलब 20। अच्छा स्लाइड कर दिया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के वाला, म्यू के का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5। क्यों, क्योंकि 0.15 इंटू एम जी, एन 50 कर दो, 0.15 इंटू 50 यू विल गेट 7.5, तो फोर्स लगाएंगे 20 माइनस 7.5 बाई 5, तो 12.5 बाई 5 एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस ब्लॉक को इधर हम स्पीड दिए 10 मीटर पर सेकेंड, म्यू इक्वल्स टू 0.1, टी इक्वल्स टू 0, तो ये कितना डिस्टेंस और कितने देर के बाद रेस्ट पे आ जाएगा। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे, कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा कि कम लगेगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे तो पूरा का स्लाइडिंग जहाँ हुआ, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू एम जी, म्यू इंटू एन, सॉरी नॉट म्यू एम जी, इट इज म्यू इंटू एन। तो एन कितना आ जाएगा, यहाँ पे एम जी आ रहा है, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे क्या लगेगा, म्यू एन, एन इज एम इंटू जी, तो इसके कारण इसको पीछे में एक्सेलरेशन मिल गया, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाई 2 भी तो करेंगे, नेट फोर्स बाई मास, तो पीछे एक एक्सेलरेशन मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब आगे रिटार्डेशन मिला, तो u इज इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू -1, बैकवर्ड v0 मीन्स इट विल बी एट रेस्ट, तो कितने टाइम के बाद, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाओ, ये v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2h लगाओ, डिस्टेंस आ जाएगा। तो आई होप दिस बेसिक थिंग्स आर क्लियर। इसके नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो।